स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट व्यक्तित्व मापन की विधियां। सबसे पहले बात करेंगे कि व्यक्तित्व मापन होता क्या है। सबसे पहले हम आज इसी की बात करने वाले हैं। तो व्यक्तित्व का मापन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में हम सदैव करते रहते हैं। सामाजिक जीवन के अतिरिक्त जो हमारा उद्योग हो गया, व्यापार तथा कार्य प्रधान क्षेत्रों में व्यक्तित्व को देखकर और उसका अनुमान लगाकर ही विभिन्न स्थानों के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। जैसे कि सेना में विभिन्न पदों के चयन के समय व्यक्तित्व मापन के आधार पर ही भर्ती की जाती है। किसमें? सेना में। इसी प्रकार विद्यालयों की विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार ही उनका चयन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तित्व मापन के लिए साधन चाहिए, मात्र अनुमान से वैज्ञानिक मूल्यांकन या मापन संभव नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप व्यक्तित्व का मापन करते हो तो उसके लिए क्या होती है, विभिन्न परिस्थितियां किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती रहती हैं। अलग अलग परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम सामाजिक जीवन के अतिरिक्त भी अगर बात करें, जैसे कि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया और कार्य प्रधान क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही उसका अनुमान लगाकर अलग अलग स्थानों में चाहे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी सेना की, जब आपको सेना में भर्ती अगर आपको सेना में भर्ती होना है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। उसके लिए क्या होता है, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है और उसी के आधार पर, व्यक्तित्व मापन के आधार पर ही क्या होती है, आपकी भर्ती होती है। इसी प्रकार क्या है, विद्यालय है। विद्यालय में अभी हम छात्रों को क्या है, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं। इसके बाद उसे हम चयन करते हैं, उसके बाद ही हम उसे क्या है, सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्यक्तित्व मापन क्या है, एक प्रकार का साधन है। व्यक्तित्व मापन क्या है, एक प्रकार का, व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का साधन है, मात्र अनुमान से वैज्ञानिक मूल्यांकन या फिर मापन संभव नहीं है। केवल हम अनुमान लगाकर नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति की क्या है, इस प्रकार की पर्सनालिटी है तो ये व्यक्ति सही है। तो हम केवल अनुमान नहीं लगाते हैं और ना ही तो हम मात्र अनुमान से वैज्ञानिक मूल्यांकन या फिर मापन संभव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व परीक्षणों को प्रायः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला है हमारी कौन सी विधि, आत्मनिष्ठ विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हमारा सबसे पहला है साक्षात्कार विधि। सबसे पहले बात करते हैं साक्षात्कार विधि की होता क्या है। साक्षात्कार विधि को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू होता है वही होता है आपका साक्षात्कार। तो देख लेते हैं कि साक्षात्कार विधि होती क्या है। तो इस विधि में परीक्षक और परीक्षार्थी आमने सामने होते हैं और परीक्षार्थी परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरों को उसके हाव भाव, तौर तरीके, उत्तर देने की जो शैली होती है उसकी तथा अन्य बातों में उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। तो कहने का मतलब है कि जो साक्षात्कार विधि होती है इसमें क्या होता है कि आपके टीचर होते हैं और टीचर के सामने क्या, उसका स्टूडेंट होता है और वो आमने सामने दोनों की क्या होती है, चर्चा होती है। शिक्षक प्रश्न पूछेगा तो स्टूडेंट क्या है, उस सवाल का जवाब देगा और एक टीचर क्या है, एक शिक्षक क्या है, वो देखता है अपने विद्यार्थी को कि वो किस तरीके से अपने प्रश्न का जवाब दे रहा है या फिर आंसर दे रहा है और उसके हाव भाव को भी देखता है कि वो किस तरीके से उस प्रश्न का जब वो जवाब दे रहा है तो उसके चेहरे का हाव भाव क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है, उसके उत्तर देने की शैली क्या है। इस सभी बातों में क्या उसकी पर्सनालिटी का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा साक्षात्कार विधि। तो इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात करते हैं कि इसकी
उसकी विशेषता होती कौन कौन सी है। तो इसमें हमारी सबसे पहले आती है कौन सी, तो इसमें हमारी सबसे पहली विशेषता है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति के बाह्य रूप, उसके बात करने का ढंग, उसकी आत्म अभिव्यक्ति आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है या फिर आप एक टीचर हैं, अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा व्यक्ति को, तो उसके जो बाह्य रूप होता है, उसके बात करने का ढंग होता है तथा उसकी आत्म अभिव्यक्ति होती है, उसके संबंध में जानकारी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। किससे? सामने वाले व्यक्ति से। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि के द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किस साक्षात्कार परिस्थिति में कठिन और जटिल प्रश्नों के पूछने पर व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इस साक्षात्कार विधि के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि जो हम स्टूडेंट से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, अब प्रश्नों का स्तर अगर आपने बढ़ा दिया है, मतलब कि उसके लिए क्या है, कठिनाई पैदा कर दी है उसके सामने क्या है, आप कठिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, जटिल से जटिल प्रश्नों को अगर आप पूछ रहे हैं, तो उस स्थिति में स्टूडेंट की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसका भी हमें कब पता चलता है, इसका भी हमें साक्षात्कार विधि से ही पता चल पाता है। नेक्स्ट हमारा, इस विधि को समय अनुसार बदला जा सकता है। परीक्षक यह समझ लेता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं ताकि उसके वास्तविक व्यक्तित्व की जानकारी हो सके। अतः यह विधि क्या है, लचीली मानी जाती है। तो ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा बना है इसमें कि जो आपकी साक्षात्कार विधि है ये कैसी विधि मानी जाती है। तो जो आपकी साक्षात्कार विधि है, जो आपका इंटरव्यू मेथड है, वो कैसा माना जाता है, आपका लचीला माना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। तो पहले हम इस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं कि इसमें बोला क्या है। तो इसमें क्या बोला है कि जो आपके इंटरव्यू विधि है, इसमें हम क्या है, समय के अनुसार उसे हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है, जो एक परीक्षक होता है, जो एक स्टूडेंट का क्या है, इंटरव्यू ले रहा होता है, तो उस व्यक्ति से, उस स्टूडेंट से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप यह समझ जाते हैं कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछें, जिससे उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व होता है, ओरिजिनल जो उसकी पर्सनालिटी होती है, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सके। तो इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी भी जानकारी हमें इंटरव्यू से ही मिलती है। नेक्स्ट है, इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा कम समय लगता है या फिर होता है। तो जो आपकी इंटरव्यू होती है, साक्षात्कार विधि होती है, इसमें आपका क्या है, कम समय लगता है। तो इस साक्षात्कार विधि में आपको दो ही पॉइंट अच्छे से याद रखना है, वो है कि यह विधि कैसी मानी जाती है, लचीली मानी जाती है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस विधि में क्या होता है, समय बहुत कम लगता है। अन्य विधियों की अपेक्षा अगर हम देखें तो इस विधि में समय बहुत ही ज्यादा कम लगता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत इतिहास विधि। अब ये व्यक्तिगत इतिहास विधि होती क्या है, तो व्यक्तिगत इतिहास विधि होती है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति के वंश, इतिहास, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, व्यवहार, शारीरिक विशेषताओं, संवेगात्मक स्थिरता, व्यक्तिगत अभिवृत्तियों, रुचियों और समायोजन की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्ति का इतिहास तभी प्रमाणित हो सकता है जबकि प्राप्त की गई जानकारी कैसी हो, सत्य हो। चूंकि यह विधि क्या है, स्मृति पर आधारित है, इसीलिए क्या है, ये यथार्थ मतलब कि सत्य नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत इतिहास विधि होती है, इस विधि के द्वारा व्यक्ति के जो आपका वंश हो गया, व्यक्ति का इतिहास हो गया, व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, जिस समाज में वो रहता है, व्यक्ति की क्या है, शिक्षा हो गई, उसका व्यवहार हो गया, उसकी शारीरिक विशेषताएं हो गई, उसकी जो इमोशन होती है, संवेग होते हैं, उसकी स्थिरता हो गई, संवेग की स्थिरता हो गई, और जो व्यक्तिगत अभिवृत्तियां हैं, मतलब कि जो उसकी रुचियां हैं, तो
रुचियां हो गई, और जो वो एडजस्ट करता है, समायोजन करता है, तो समायोजन की जो समस्याएं होती हैं उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन किसमें कर पाते हैं, तो उन सभी का हम बहुत अच्छे से अध्ययन किसमें कर पाते हैं, वो हम कर पाते हैं व्यक्तिगत इतिहास विधि में। किसका अध्ययन? व्यक्ति के वंश का, उसका इतिहास क्या है, क्या रहा है पहले का, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, शिक्षा, व्यवहार, शारीरिक विशेषताएं, संवेगात्मक स्थिरता, व्यक्तिगत अभिवृत्तियां, रुचियों और समायोजन की समस्या, इन सभी का हम अध्ययन कर पाते हैं व्यक्तिगत इतिहास विधि में। लेकिन इसमें होता क्या है कि व्यक्ति का इतिहास क्या है, प्रमाणित नहीं हो पाता है कि इसका यही इतिहास होगा, क्योंकि क्या है कि व्यक्ति अपनी जानकारी क्या है, सही नहीं देता है। तो इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इसमें जानकारी क्या है, इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो एकदम सही हो, एकदम प्रमाणित हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को क्या है अपने ही बारे में बताना है, तो इसीलिए वो क्या है गलत भी बता सकता है, गलत जानकारी भी दे सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, सत्य हो। वो क्या है, जरूरी नहीं है कि प्राप्त की गई जानकारी सत्य ही हो। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिगत इतिहास विधि कि व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानना। नेक्स्ट है हमारी जीवन कथा विधि। तो जीवन गाथा विधि है, यहाँ आपका जीवन कथा विधि नहीं है, जीवन गाथा विधि है। तो इस विधि के अनुसार क्या है, तो जीवन गाथा विधि के अनुसार है कि इस विधि के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आवश्यकता अनुसार कुछ शीर्षकों में बांट देता है, जिनके आधार पर व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन कहानी लिखता है, और मनोवैज्ञानिक उस जीवन कहानी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालता है। इस विधि में व्यक्ति अपने जीवन की सभी घटनाओं को नहीं लिख पाता, क्योंकि वह बहुत सी घटनाओं को क्या होता है, भूल चुका होता है, भूल जाता है। दूसरे सामान्यतः व्यक्ति अपने गुणों और अच्छाइयों का तो वर्णन कर देता है, जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ होती है, उसका तो व्यक्ति वर्णन कर देता है, परंतु अपने दोषों और बुराइयों को नहीं बतलाना चाहता, जिससे व्यक्ति के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो किसमें नहीं हो पाती, व्यक्ति के बारे में एकदम सही जानकारी, तो वो नहीं हो पाती है जीवन गाथा विधि में। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति क्या है, स्वयं के बारे में ही लिखता है, और जब व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं ही लिखता है तो उससे होता क्या है कि वो बहुत सारी घटनाओं को क्या होता है, भूल चुका होता है। बीच बीच में जो उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं, तो उसे क्या होता है, व्यक्ति भूल चुका होता है, जिसके कारण क्या है, वो अपने सभी गुणों को या फिर सभी बुराइयों को क्या है, नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो अभिज्ञापक प्रश्नावली क्या होती है, तो इस विधि में कुछ चुने हुए प्रश्नों की सूची होती है। व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में, हाँ या नहीं, या फिर निशान लगाकर या फिर लिख कर देते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जो आपका अभिज्ञापक प्रश्नावली विधि है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो व्यक्ति की अलग अलग विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिज्ञापक प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। और जो अभिज्ञापक प्रश्नावली है, ये कितने प्रकार की मानी जाती है, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है या फिर मानी जाती है। पहली हमारी कौन सी, बंद प्रश्नावली, दूसरी है खुली प्रश्नावली, और तीसरी हमारी सचित्र प्रश्नावली, और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। तो जानते हैं एक एक के बारे में कि क्या होती है हमारी बंद प्रश्नावली, या फिर खुली प्रश्नावली, या सचित्र प्रश्नावली, या फिर मिश्रित प्रश्नावली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंद प्रश्नावली की। तो बंद प्रश्नावली क्या होता है, इस प्रश्नावली में क्या होता है, तो इस प्रश्नावली में व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं पर निशान लगाकर देने होते हैं। तो बंद प्रश्नावली क्या होती है,
इसमें व्यक्ति जब प्रश्नों के उत्तर देता है तो वो किस रूप में देता है, या तो वो हाँ के रूप में देगा या फिर नहीं के रूप में देगा, या फिर क्या है केवल निशान लगा देगा कि ये सही है और ये गलत है। तो ये होती है हमारी क्या, बंद प्रश्नावली। जैसे कि आप पेपर देते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो उसमें आपको केवल एक ऑब्जेक्ट ही चूज करना होता है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको हाँ या नहीं पर निशान लगाना होता है कि ये सही है और ये हमारा गलत है। तो वो होती है हमारी बंद प्रश्नावली। नेक्स्ट है हमारी खुली प्रश्नावली। तो ये क्या होती है, इस प्रश्नावली में व्यक्ति को प्रश्न का पूरा उत्तर लिखकर देना पड़ता है। तो जो आपकी खुली प्रश्नावली होती है इसमें आप खुलकर उत्तर दे पाते हैं। कैसे उत्तर दे पाते हो आप, इसमें आप खुलकर उत्तर दे पाते हो। कहने का मतलब है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे होते हैं उस प्रश्न से संबंधित, तो आप उस प्रकार का विचार आप उसमें लिख पाते हैं। तो ये होती है हमारी खुली प्रश्नावली कि इसमें आपको पूरा का पूरा उत्तर कैसे लिख कर ही देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका यूपीएससी होता है तो यूपीएससी में उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, दूसरा होता है आपका मेंस होता है। तो पहला आपका क्या प्री होता है और दूसरा होता है मेंस। तो मेंस में क्या करना होता है, मेंस के पेपर में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिख कर ही देना होता है, पूरी डिटेल में देना होता है कि इस प्रश्न का ये जवाब होगा या फिर इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। तो ये होती है आपकी क्या, खुली प्रश्नावली। नेक्स्ट है हमारी सचित्र प्रश्नावली। तो ये क्या होती है, इस प्रश्नावली में व्यक्ति दिए हुए चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर देता है। तो जो सचित्र प्रश्नावली होती है इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि व्यक्ति के पास चित्र दिए होते हैं और उन चित्रों पर निशान लगा के बताना होता है कि जो ये प्रश्न है ये इस प्रश्न से संबंधित है। तो चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग हो गई। अब रीजनिंग में क्या है, बहुत सारे चित्र आते हैं, उसमें आपको चित्र देखकर ही निशान लगाना होता है कि इनमें से कौन सा चित्र है जो इस चित्र से मैच करता है या फिर एकदम मिलता जुलता है। तो वो होती है आपकी क्या, सचित्र प्रश्नावली। उसमें बहुत सारे चित्र बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारी मिश्रित प्रश्नावली। तो ये क्या होती है, तो इस प्रश्नावली में बंद, खुली और सचित्र तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी हाँ या ना में जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो आ जाता है इसमें, और जो रिटन में एग्जाम होता है वो भी इसी में आ जाता है। और जो आपकी रीजनिंग हो गई जिसमें चित्र बने होते हैं और चित्र को देख कर ही उत्तर लगाना होता है, चित्रों को देख कर ही उत्तर देना होता है या फिर लगाना होता है। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, हमारे मिश्रित प्रश्नावली में आ जाता है। नेक्स्ट है इस विधि के क्या, दोष। तो प्रश्नावली विधि के कुछ दोष भी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते कि प्रश्नावली विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली विधि के जो दोष हैं उसमें सबसे पहला है हमारा कि व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे प्रश्नावली के अवैध होने की संभावना रहती है। तो जो आपकी प्रश्नावली विधि होती है या फिर अभिज्ञापक प्रश्नावली होती है तो उसे ही हम प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रश्नों के उत्तर दे देता है, जिससे प्रश्नावली के अवैध होने की संभावना बनी रहती है। मतलब कि हम उसे एकदम वैध नहीं मान सकते कि ये जो प्रश्नावली बनी है एकदम सही बनी है, यहाँ पर इसमें जो प्रश्न लिखे हैं वो एकदम सही लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि जो प्रश्नावली विधि होती है इसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे ही प्रश्नों के उत्तर दे देता है। नेक्स्ट है व्यक्ति सभी प्रश्नों के उत्तर ना देकर कुछ ही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्नावली विधि होती है इसमें व्यक्ति क्या करता है, सभी प्रश्नों के उत्तर ना देकर कुछ ही प्रश्नों के उत्तर इसमें दे पाता है। क्यों दे पाता है उसकी पहले हमने बात कर ली है कि इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, रिटन भी होता है और
सचित्र प्रश्नावली भी होते हैं। और जब अगर ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न अगर आपके एक पेपर में आ जाए तो क्या है, आपके पास टाइम कम रहेगा। इसी कारण से टाइम की शॉर्टेज होने के कारण, टाइम कम होने के कारण ही आप क्या है उन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, केवल कुछ ही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तब तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है तो आप क्या सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, केवल कुछ ही प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारा, व्यक्ति जानबूझकर गलत उत्तर देकर अपने व्यक्तित्व को छिपाने की चेष्टा करते हैं। तो प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि जानबूझकर ही गलत उत्तर दे देता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी का, जिससे उसके व्यक्तित्व का क्या है किसी को पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी सचित्र प्रश्नावली होती है उसमें अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति के सामने कोई डायग्राम पेश किया गया या फिर कोई चित्र उसके सामने रखा गया तो उसकी जैसी सोच होगी वो उस सोच से हटकर दूसरे चित्र में क्या है निशान लगा देगा कि ये हमारा सही है या फिर इस प्रकार की मेरी सोच है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जानबूझकर अपने व्यक्तित्व को क्या है छिपाता है और अपने व्यक्तित्व को नहीं बताता है। तो इन सभी से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो प्रयुक्त दोषों के होते हुए भी, इतने सारे दोषों के होते हुए भी क्या होते हैं, प्रश्नावली विधि अत्यंत उपयोगी होती है। तभी तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो वुडवर्थ के अनुसार है कि यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, तो वुडवर्थ कहते हैं कि यदि आप प्रश्नों की रचना क्या है एकदम सावधानी से करें तो क्या है उनमें हम पर्याप्त रूप से विश्वसनीयता बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इसमें हमारी सबसे पहली विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि। तो यह विधि क्या होती है, तो यह विधि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या परीक्षक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। विषयों में व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक विधि से निरीक्षण के लिए आवश्यक है कि परीक्षक कुशल हो और उसे उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिसके आधार पर वह विषयों के व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण कर पाए। निर्धारण मापनी क्या होती है, तो इस विधि में व्यक्तित्व के उस विशिष्ट गुण को जिसका मूल्यांकन किया जाता है कई श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसका स्थान निश्चित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता की जांच करनी है तो हम सुंदरता को कई श्रेणियों में बांटकर एक मानदंड बना लेते हैं। यह मानदंड आपका 3, 5, 7, 9 श्रेणियों का हो सकता है। तो 7 श्रेणियों वाला मानदंड हम देखते हैं कि 7 श्रेणियों वाला मानदंड कैसे बन सकता है। तो जो आपकी निर्धारण मापनी होती है, निर्धारण मापनी में क्या होता है कि उस विशिष्ट गुण का मूल्यांकन किया जाता है जिसे हम कई भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हम जो सुंदरता वाला ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो तो जो हमारा सुंदरता होती है व्यक्ति की, तो उसे हम 7 भागों में बांटकर देख सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला है सर्वाधिक सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सर्वाधिक सुंदर, सामान्य सुंदर, सामान्य, कुरूप और कुरूप। तो इन भागों में सुंदरता को 7 भागों में बांटकर ही सुंदरता को हम इन 7 भागों में बांटकर उसकी सुंदरता का पता लगा सकते कि कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक सुंदर है या फिर अत्यंत सुंदर है या फिर अत्यंत सर्वाधिक सुंदर है या फिर केवल सामान्य है या फिर केवल सुंदर ही है या फिर सामान्य सुंदर है या फिर कुरूप है। तो इन सभी से हम क्या है, इन सभी से हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति इन 7 उत्तरों में से जो भी उत्तर देना चाहता है उस पर निशान लगा देता है। इस विधि के सफल प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षक अत्यंत कुशल और योग्य हो।
तो जो आपका निर्धारण मापनी होती है, इसमें क्या है, जैसे कि हमने सुंदरता की बात की कि सुंदरता को हमने 7 भागों में बांटा और फिर उन 7 में से व्यक्ति किसी पर भी निशान लगा सकता है। लेकिन इन सभी का परीक्षण करने के लिए जो आपका परीक्षक होता है उसे बहुत ही ज़्यादा कुशल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा योग्य होना चाहिए। अगर वो खुद ही कुशल नहीं होगा, वो खुद ही नहीं जांच पाएगा कि ये व्यक्ति जो है इसका व्यक्तित्व क्या है और ये किस व्यक्तित्व पर निशान लगा रहा है, तो जो आप परीक्षण ले रहे होंगे वो क्या है, सफल नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारी क्या, निर्धारण मापनी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो के समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहे। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।